नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के कारण समझ में आने लगे। जो तथ्य उभर कर आ रहे हैं वो बड़े स्पष्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से वो एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप शुरू करें पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ, जो बिहार में हुआ, वही आपको होता हुआ कर्नाटक में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आपको याद होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर का एक बयान आया था। उनसे पूछा गया था कि आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी तृणमूल कांग्रेस की, इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि हमको मालूम था कि हिंदू मुसलमानों की तरह एकजुट होकर वोट नहीं देता। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अगर जीतना है तो उसे कम से कम हिंदुओं के 50 से 55% से ज़्यादा वोट चाहिए। वो होने वाला नहीं, क्योंकि हिंदू उस तरह से सोचता नहीं, राजनीतिक ढंग से सोचता नहीं है। उस नतीजे से भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है कि कोई सबक नहीं सीखा। कर्नाटक की आप पूरी राजनीति देखिए, पिछले अगर 5 साल की, 1-1.5 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरकार आई। आप सरकार ने जो काम किया, जो बयान दिए और चुनाव के दौरान जो कुछ बोला, उससे आप समझिए। पार्टी ने हिजाब का मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया, पार्टी ने हलाल बनाम झटका का मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया, गो हत्या का मामला ज़ोर शोर से उठाया, उसके अलावा टीपू सुल्तान का मामला उठाया। ये सब मुद्दे उठाए और बीच रास्ते में छोड़ दिया। उसके नेता अचानक, उनको लगने लगा कि ये मुद्दे कम्युनल हैं, हमको सेकुलर हो जाना चाहिए, और वो सेकुलर हो गए। अगर आप याद करें तो चुनाव के बीच में BS येदियुरप्पा और बोम्मई दोनों के इंटरव्यू छपे। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा ये हिजाब नहीं है, टीपू सुल्तान नहीं है, हमारा मुद्दा हलाल नहीं है, हम इससे सहमत नहीं हैं। आप जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और जिस पार्टी के येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, उसकी आइडियोलॉजी नहीं जानते क्या? उसकी विचारधारा नहीं जानते क्या? चुनाव के बीच में पार्टी की विचारधारा को पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो कर्नाटक के हैं वो डिसोन कर रहे हैं। तो आप मतदाता से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी विचारधारा को पकड़ कर रखेगा, जब आप खुद अपनी विचारधारा को पकड़ कर रखने के लिए तैयार नहीं हैं? तो कांग्रेस पार्टी ने ये खेल बड़ी खूबसूरती से खेला। उसको समझ में आ गया कि बीजेपी अपने ही मुद्दे पर डिफेंसिव हो चुकी है। बीजेपी अपने मुद्दे से पीछे हट रही है। अब चुनाव के समय न टीपू सुल्तान का मुद्दा उठा रही, न हिजाब का मुद्दा उठा रही है, न ही हिंदू नेताओं की हत्या का मुद्दा उठा रही। ये सारे मुद्दे बीजेपी ने चुनाव के दौरान छोड़ दिए, और कांग्रेस ने जो ट्रैप बिछाया, जो मैंने पिछली बार कहा, उसमें एक सीधे खुली आंखों से उसमें जो है फंस गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, SR बोम्मई की सरकार ने जब ये घोषणा की कि वो मुसलमानों का 4% आरक्षण हटा रहे हैं और उस आरक्षण को लिंगायत और वोकालिंगा को दे रहे हैं। अब आप देखिए, ये फैसला कब किया? आपकी 3.5-4 साल से सरकार थी और आप फैसला कर रहे हैं चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले। तो लोगों को समझ में आ गया कि जिनके लिए कर रहे थे उनको लगा कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये गंभीर थे, करना था तो पहले करना चाहिए था। और मुसलमानों का वोट तो आपको मिलना नहीं था कि वो नाराज़ हो जाते या खुश हो जाते तो उससे कोई फ़र्क पड़ता आपको। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन से मुसलमानों के बीच में काम करना शुरू किया। उनके धार्मिक नेताओं, मौलवियों, मुल्लों से संपर्क साधा और कहा कि इस मुद्दे पर बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, चुनाव तक इस मुद्दे पर चुप रहिए, आप चुप्पी बना कर रखिए, हम लौट कर आएंगे और इस 4% रिजर्वेशन को हम फिर से बहाल कर देंगे। लेकिन अगर आप इस मुद्दे पर बोले तो भारतीय जनता पार्टी काउंटर पोलराइजेशन कर देगी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेगी और हम हार जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर ये आपका 4% रिजर्वेशन फिर से बहाल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 4% रिजर्वेशन बहाल हो तो आप हमारा साथ दीजिए। और मुसलमानों ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दिया। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग हुई, जो कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बात बोल रहे हैं,
जो बात उन्होंने आज मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हमारा एक डिप्टी सीएम होना चाहिए और 5 मंत्री होने चाहिए। कुल 9 मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस पार्टी से, केवल कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, जेडीएस से कोई जीता नहीं। बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया था तो इसलिए जीतने का कोई सवाल नहीं, वैसे भी दिया भी होता तो जीतने का सवाल नहीं था। तो 9 विधायकों में से 5 जो है, उनका कहना है कि वैसे तो हमें मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं हुआ है कर्नाटक में, लेकिन डिप्टी सीएम और 5 मंत्री मिलने चाहिए, और 5 मंत्री में बड़े विभाग मिलने चाहिए, जैसे होम, रेवेन्यू, एजुकेशन, इस तरह के विभाग मिलने चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो असल में पूरे रहस्य से पर्दा उठाती है। उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया था चुनाव से पहले। तो समझ लीजिए कि कांग्रेस किस तरह से खेल रही थी अपना कम्युनल कार्ड, और बीजेपी इसको समझ नहीं पाई, और बीजेपी जो कांग्रेस का पुराना रास्ता था सेकुलरिज्म का, उस पर चल पड़ी। बीजेपी सेकुलर होने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि कोस्टल कर्नाटक, जो बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी की विचारधारा पूरी तरह से ज़मीन पर उतरी हुई है, वहां भी बीजेपी को नुकसान हुआ। ये जो 65 सीटें आई हैं वो भी इसलिए आ गई कि बेंगलुरु ने साथ दिया। प्रधानमंत्री के जो 2 रोड शो थे उनका असर हुआ, उनका इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से बेंगलुरु, जो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन है जिसमें 32 सीटें आती हैं, उसमें बीजेपी को फ़ायदा हुआ, उसकी सीटें बढ़ गईं। अब आप देखिए, कर्नाटक की पूरी आबादी में मुस्लिम आबादी का हिस्सा सिर्फ 13% है, 87% हिंदू है। उन 87% हिंदुओं में से सिर्फ 36% ने बीजेपी का साथ दिया। तो इससे बीजेपी को समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी है। अगर आप जिस समाज के लिए संघर्ष करने का दावा कर रहे हैं उसको भी एकजुट नहीं कर सकते, तो आपको सोचना तो चाहिए कि वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है। वो बंट गया जातियों में। आप वोकालिगा और जो है लिंगायत का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, आपने SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाया। ST की जितनी सीटें थी 16 सीटें हैं, उनमें से एक भी नहीं मिली बीजेपी को। 16 की 16 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। इससे अंदाज़ा लगाइए कि आदिवासियों के बीच में कितनी भारी नाराज़गी बीजेपी को लेकर थी, क्योंकि आप ये सब चुनाव से ठीक पहले कर रहे थे। अगर आपकी सरकार जब बनी 2019 में, उस समय करते, उसका फ़ायदा 4 साल उनको मिला होता, तब उनका समर्थन भी मिलता। तो आपने चालाकी दिखाने की कोशिश की कि दे भी रहे हैं और दिया भी कुछ नहीं। तो लोग इन बातों को समझने लगे। जो भी सत्तारूढ़ दल हो, केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सत्तारूढ़ दल हो, अगर वो चुनाव से ऐन पहले, चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की घोषणाएं करता है, तो उसका या तो असर नहीं होता या उल्टा असर होता है। इस मामले में बीजेपी के साथ उल्टा हुआ। बीजेपी की नीयत में खोट नज़र आने लगा लोगों को, और उसका नुकसान हुआ बीजेपी को। मुसलमान एकजुट हो गए, एकजुट होकर एक मुश्त वोट किया कांग्रेस के पक्ष में। हार और जीत के बीच में वही अंतर है। जो कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शफी सदी, उनका कहना है कि 72 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत मुस्लिम वोटों के कारण हुई है। इसलिए हमारी ये डिमांड है। उन्होंने कहा ये सरकार अगर बनी है तो मुस्लिम वोटों के कारण बनी है, और अब हमें उसका जो है पुरस्कार चाहिए। हमने ये जो समर्थन दिया उसका पुरस्कार हमें चाहिए, और आप मान कर चलिए कि कांग्रेस पार्टी वो पुरस्कार देने वाली है। डिप्टी सीएम और 5 मंत्री देगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हालांकि उनकी चुनाव के समय मांग थी 30 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे कांग्रेस पार्टी, 15 ही मिले, 15 में 9 जीत गए। लेकिन एक बात समझिए कि जो मुद्दे बीजेपी ने छोड़ दिए, जैसे हिजाब का मुद्दा, तो अब एक उदाहरण दे रहा हूँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है गुलबर्गा उत्तर। यहाँ 52%, 52% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार थी कमीज़ फातिमा, और वो हिजाब की समर्थक थी। जहाँ 52% मुस्लिम वोट था, वहाँ कमीज़ फातिमा को सिर्फ 45% वोट मिला।
और बीजेपी के उम्मीदवार चंद्र पाटिल को 43% मिला। वो लगभग 2600 कुछ वोटों से हारे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक के लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, उस मुद्दे का समर्थन था। ये बीजेपी थी जिसकी रणनीति बनाने वालों ने पता नहीं कैसे सोचा कि इस मुद्दे से हमको नुकसान होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इस पर लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। तो बीच रास्ते में जो है मुद्दा बदल लिया, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। एक और कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है आपको उदाहरण देता हूँ, भटकल। वहाँ मुस्लिम आबादी सिर्फ 25% है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को 57% वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 39%। तो इससे समझ में आता है कि हिंदुओं ने अपनी जाति के आधार पर वोट दिया। वोकालिगा जो है कुमारस्वामी से यानी जेडीएस से टूटा तो कांग्रेस के साथ गया। उसको डीके शिव कुमार भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन लिंगायत क्यों गया? आपका सबसे बड़ा नेता लिंगायत समुदाय से, आपका मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से। इस बात की प्रबल संभावना थी कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री जो बनेगा लिंगायत समुदाय से बनेगा। फिर भी लिंगायतों ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? उसका कारण है जिस तरह से येदियुरप्पा के साथ आपने व्यवहार किया। येदियुरप्पा ये आप देख चुके थे कि कर्नाटक में लिंगायतों के सबसे बड़े नेता हैं और लिंगायत समुदाय आपसे विचारधारा के कारण नहीं जुड़ा है, केवल जाति के आधार पर जुड़ा है। आज देखिए उनके मठ के स्वामी कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन हो ये तय कर रहे हैं। ये इतने सालों में जो मठों को इतना पैसा दिया आपने, इतना प्रोत्साहन दिया, इतना प्रोटेक्शन दिया, ये इतने उनके काम किए, उसका नतीजा ये है। किस तरह से आपने कल्टीवेट किया उनको, उसका नतीजा ये है। यहाँ सिर्फ सौदेबाजी है, लेन देन का मामला है। जहाँ ज़्यादा मिलने की संभावना होगा वहाँ जाएंगे, आपसे कोई वैचारिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद ये परसेप्शन बनने दिया गया, जो कि सच्चाई नहीं थी, कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। हाईकमान ने जबरन उनको रिटायर कराया, जो कि सरासर गलत है। येदियुरप्पा अपनी मर्जी से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। इसके बावजूद इस परसेप्शन को दूर करने की पार्टी हाईकमान ने या पार्टी के किसी भी स्तर पर कोई कोशिश नहीं हुई। इस परसेप्शन को बने रहने दिया गया और इसको पुख्ता किया गया। किस तरह से? जब बाद में लगा कि येदियुरप्पा के साथ ये जो व्यवहार हुआ इसका नुकसान हो सकता है, तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, जहां उनको आज तक कभी नहीं रखा गया, उन कमेटियों में रखा गया और उनके बेटे को टिकट देने की घोषणा आखिरी समय में की गई। इसको लिंगायत समुदाय ने अपना अपमान माना, लेकिन बीजेपी को लगता था कि हम जो भी करेंगे वो सब सही होगा। हम लिंगायत समुदाय को जो बताएंगे वो लोग वही मानेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। न ऐसा होता है न ऐसा हुआ। तो आपके हाथ से दोनों गए। क्या मतलब? वोकालिगा तो आया नहीं, जिसके आने की संभावना नहीं थी, जिस पर इतना बड़ा दाव लगाया आपने, बिना ये सोचे कि किसी वोकालिगा समुदाय के नेता को प्रोजेक्ट करने, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश आपने की नहीं। उधर कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार के रूप में इस समय वोकालिगा समुदाय का सबसे बड़ा नेता है एसएम कृष्णा के बाद। तो ऐसे में वोकालिगा समुदाय डीके शिव कुमार को छोड़कर, कुमारस्वामी को छोड़कर आपके साथ क्यों आएगा? तो आपने वोकालिगा को रिझाने की कोशिश में लिंगायतों को भी खो दिया और दलित और आदिवासी समाज में आपकी पैठ बन नहीं पाए। 4 साल में आपने ऐसा कुछ किया नहीं कि उनको आप अपने साथ जोड़ सकें। चुनाव के समय आखिरी दिनों में जो है कोशिश की, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा मानना है कि नुकसान हुआ। जो नतीजे बताते हैं, मेरे मानने न मानने से क्या। तो ये चुनाव भाजपा के लिए एक संदेश है कि अपनी विचारधारा को छोड़ोगे तो सत्ता से बाहर जाओगे। विचारधारा पर रहने पर हो सकता है सत्ता न मिले, लेकिन कम से कम इस बात का तो अफसोस नहीं होगा। लोगों के मन में आपके बारे में ये धारणा तो नहीं बनेगी कि ये सत्ता के लिए अपनी विचारधारा भी छोड़ सकते हैं। वो काम कर्नाटक में बीजेपी ने किया और उसकी सज़ा भुगत रही है। तो इसलिए जो बीजेपी के साथ हुआ वो कोई बहुत बड़ी अप्रत्याशित बात नहीं है।
ये ऐसा न होता तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित होता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।